हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। तो इस क्लास में हम लोग बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम पढ़ चुके थे। बेसिकली पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकाला जाता है ये हम सीख चुके थे। ठीक। अच्छा, पिछले हफ्ते हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे टूथ में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से 3-4 दिन काफ़ी तकलीफ हुई बोलने में, खाने में। बट अभी मैं रिकवर हूँ, तो अब से क्लासेस आपके पास कंटिन्यू आएंगी, है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। स्टार्ट करते हैं बेटा अपने लेक्चर को। यार, हमने लास्ट क्लास में जो चर्चा की थी वो मेजरली एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। बहुत सारे चार्ज अगर रखे हुए होंगे तो किस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ऑब्वियस सी बात है, हर एक चार्ज के कारण जो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, उसे निकालेंगे और फिर वेक्टर सम कर देंगे। सब सीख चुके थे। अभी ना एक साइंटिस्ट थे बहुत फेमस, आपने शायद उनका नाम 10th में भी सुना होगा, फैराडे। फैराडे जो थे बेटा, वो उन चीजों को देख पा रहे थे, एक्चुअल में इमेजिन कर पा रहे थे जिन चीजों को दुनिया नहीं देख पा रही थी या इमेजिन कर पा रही थी। राइट। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेप्ट जो थी, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं 10th में, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। उस मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को उन्होंने फील्ड लाइन के थ्रू समझाने की कोशिश की। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से समझाने की कोशिश की। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और किसी चार्ज पार्टिकल की कैसी मोशन हो सकती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसकी चर्चा करने वाले। राइट। तो सबसे पहले बेटा आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पूछी जाती है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। ठीक है, अभी आगे बहुत सारी चीजों में काम भी आएगी। देखो यार, बेसिकली फैराडे ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो रुका हुआ चार्ज है, यानी कि एक स्टैटिक चार्ज, वो अपने आसपास एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। राइट। अब उन्होंने इस फील्ड को, अब देखा तो जा नहीं सकता इस फील्ड को, कोई चार्ज यहां पे है और उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मुझे ना तो चार्ज दिखाई दे रहा है ना मुझे उसका फील्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन फैराडे इस चीज को क्या कर पा रहे थे, इमेजिन कर पा रहे थे। उन्होंने इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि उन्होंने भी इमेजिन ही किया था और हम उसको समझने के लिए इमेजिन ही करते हैं। उन्होंने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बनाया, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने लाइन दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। राइट। क्या कॉन्सेप्ट था बेटा, ये कॉन्सेप्ट ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कंप्लीटली इमेजिनरी है। साथ ही साथ ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने की क्या करता है बेटा, बताने की कोशिश करता है। राइट। या बता सकता है, ऐसा भी मान सकते हैं। राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस जिसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन तो क्या, इसको जानने के लिए बेसिक बात लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस which helps us to predict magnitude and direction of electric field at given point। स्पेस में कोई पॉइंट आपको दिया जाए तो अगर आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी आती है, आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दी हुई हैं, तो आप उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हो। बेसिकली डायरेक्शन के निकालने के काम आता है, बट मैग्नीट्यूड कंपेयर किया जा सकता है डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का या स्ट्रेंथ का। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, इमेजिनरी लाइंस थी जिनकी हेल्प से हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्रेडिक्ट कर सकते हैं और डायरेक्शन भी बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है। स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज। रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है अपने आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सबको पता है ये। और उस रुके हुए चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट हमने देख भी लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था ना रुके हुए चार्ज का, KQ/R², सभी लोगों को पता होगा। राइट।
अच्छा, अब यहीं से कहानी अपने आगे की स्टार्ट होती है। क्या कहानी स्टार्ट होती है बेटा, सुनना जरा ध्यान से। हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था, लेट्स नेम इट क्यू, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस क्यू चार्ज से, ठीक है, इस क्यू चार्ज से स्मॉल आर दूरी पे अगर आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है सिर्फ, तो आप कहोगे सर इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दूर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दूर की तरफ, राइट, दूर की तरफ होगा। बहुत बढ़िया, है ना। और अगर मैं आपसे कहूं, चलो इस पॉइंट को थोड़ा पास ले लेते हैं, है ना, मैं कहूं कि इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको, तो आप कहोगे सर लाइन ज्वाइनिंग पे पॉइंट पे दूर की तरफ, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बेटा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, इस वाले पे, है ना, तो आप कहोगे सर इस वाले पॉइंट पे, तो लाइन ज्वाइनिंग, पॉइंटर चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग चार्ज से दूर की तरफ, है ना, पॉइंट पे चार्ज से दूर की तरफ, ठीक है, बात तो सही है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस पॉइंट पे जरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, तो आप कहोगे कि सर लाइन ज्वाइनिंग और दूर की तरफ निशान लगा दो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर मैं मल्टीपल पॉइंट ले लूं स्पेस में, मल्टीपल पॉइंट ले लूं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और मैंने मल्टीपल पॉइंट ले लिए, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी? अरे मानते हो ना ये बात? तो अरे होगी या नहीं होगी? इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। मतलब आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इधर की तरफ निशान लगा दोगे, यहां पे निकालोगे तो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा दूर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तो पता है ना, ये तो हमने सीख लिया है ना। तो बेटा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसी की हम यहां पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो इस डायग्राम को देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही है? लग रहा है नहीं लग रहा है? अरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही है, ऐसा लग रहा है देख के, इस डायग्राम को देख के, है ना। तो बेटा पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। क्या पॉइंट है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देखो एकदम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, एकदम हाइपोथेटिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है हमेशा, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना, कि मान लो मैंने यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया क्यों, और मैं कह रहा हूं आपसे कि इस पॉइंट पे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे बता दो, 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 इस पे भी बता दो, इस पे भी बता दो और इस पे भी बता दो, ठीक है। तो मैंने स्पेस में आपको पॉइंट दे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूं। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉइंट पे चार्ज की तरफ, पॉजिटिव के कारण होती है पॉइंट पे चार्ज से दूर, नेगेटिव कारण होती है चार्ज की तरफ। तो बेटा इस पॉइंट पे होगी चार्ज की तरफ, इस पॉइंट पे भी 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 होगी चार्ज की तरफ, और इस पॉइंट पे भी, और इस पॉइंट पे भी। सभी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज कारण वो होगी चार्ज की तरफ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बन जाता है, ध्यान से देखना इसको। एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्यू मान लेते हैं इसका, तो इस तरह का डायग्राम बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का डायग्राम बनता है बेटा, बनता है नहीं बनता है? बिल्कुल सिंपल है। हाँ सर बन तो रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नेगेटिव चार्ज के अंदर घुसेंगी, बिल्कुल एकदम नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। किस पे टर्मिनेट होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? एक नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। बात आई समझ में? ठीक है, मतलब क्या है, हमने एक चीज सीख ली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगे। सिंपल है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा हमने इसकी रीजनिंग को भी समझने की कोशिश की है कि भाई क्या है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर निकलती है। लाइन से, ये लाइंस दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बाहर निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से, अंदर घुसती हैं नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है सर। अब सुनना जरा ध्यान से, मैं डायरेक्शन भी बताता जाऊंगा, है ना, डायग्राम्स भी बनाता जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज पे अंदर घुसेंगी, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट डाल दो तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको। मतलब टेंजेंट, ये प्रॉपर्टीज चल रही है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, है ना। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स gives direction of electric field at that point। क्या मतलब है, क्या मतलब है? मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है बेटा, बेसिक है जो भी है। मतलब आप फिजिक्स में जो भी चीज़ें पाओगे ना, सब कुछ बेसिक ही मिलेगा आपको, बहुत बड़ी बातें कोई नहीं है। देखो ध्यान से भाई, मान लो आपको बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ स्पेस में कैसी भी हो सकती है, मान लो कि स्पेस में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, सुनो जरा ध्यान से। आपसे पूछा गया कि बेटा मेरे को ना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। क्या जानना, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो, इस पॉइंट पे इधर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है स्पेस में, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दी, आपसे पूछे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, आप टेंजेंट डाल दो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, उनसे हम लोग क्या भी बता सकते हैं बेटा कि मैग्नीट्यूड जो है, किसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कहां कम होगा और कहां ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैग्नीट्यूड की भी कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। सुनो अब ध्यान से, ठीक है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को EFL लिख रहा हूं, ठीक है। लिखने में काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली कम होगा। डेंसिटी का मतलब होता है पास पास होना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। सुनो जरा ध्यान से, मान लो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी दी है, ठीक है, ऐसी, ठीक है, ऐसी, ठीक है, कुछ ऐसी, राइट। मैंने आपको कहा कि बेटा दो पॉइंट है स्पेस में, एक पॉइंट है यहां पे P और एक पॉइंट यहां पे है Q, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पे ज्यादा है या Q पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P पे ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे ज्यादा है, तो आप कहोगे सर P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख के ही आप मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां स्पेस में पास पास होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा दूर दूर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली कम होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, चलो सर कुछ कुछ बात तो पता चली, है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल दोनों ही हो सकता है, ठीक है। अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, क्या दिखाना है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे दिखाएंगे, लाइंस के थ्रू, ठीक है। अभी लाइंस की प्रॉपर्टी और पढ़ाऊंगा मैं। अभी हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, 3। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज में हमेशा अंदर घुसेंगे, ठीक है। दूसरी क्या पढ़ी थी कि टेंजेंट डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वहां पे मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब
हमें यह भी पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब पता ही आप सभी लोगों को। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर मैं इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अरे ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे इस तरह की, ठीक है, इस तरह की। ठीक है, मैं आप लोगों से कहूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे सर इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पे टेंजेंट, वो खुद स्ट्रेट लाइन अपने आप पे टेंजेंट होती है, पता ये तो सब बात है ना। इस पे कहो तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे कहो इधर है, इस पॉइंट पे कहो इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पूरे रीजन में, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, क्योंकि इसी रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मेरे को पता है, इसी रीजन का डायग्राम मुझे पता है। मैंने कहा कि इस रीजन में मैं जब देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी एक चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और दोनों हुए तो होएगा ही होएगा। कोई भी एक चेंज हुआ, चाहे डायरेक्शन चाहे मैग्नीट्यूड, कोई भी एक हो, मिनिमम कोई भी एक चेंज हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। दोनों चेंज होंगे तो हो ही गया है, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये जो मुझे लाइंस दिखाई दे रही है ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट कर रही हैं। क्यों? सबसे पहली चीज देखो, इन लाइंस के बीच की जो दूरी है ना वो सेम है, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सेम है। आप यहां पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चाहे यहां पे देखो, ठीक है, क्योंकि बेटा डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहां पे सेम है। जितनी दूरी यहां है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच, उतनी ही दूरी यहां पे भी है या नहीं है? तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, और डायरेक्शन भी सेम है, राइट। तो इक्वी डिस्टेंट कैसी लाइन है? इक्वी डिस्टेंस मतलब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट, सुन लो ध्यान से, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस represent यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि एक दूसरे से बराबर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और पैरेलल जो होंगी वो ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करेंगे। सुनना जरा ध्यान से, देखो बेटा, हर एक पॉइंट पे आप देखोगे इक्वल दूरी है, तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब है क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो क्लोजनेस हर पॉइंट पे सेम है। यहां जितनी क्लोज है यहां भी उतनी क्लोज, यहां भी उतनी, 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 यहां भी उतनी। तो मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट हो गया, और डायरेक्शन भी बेटा इधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें जब कांस्टेंट हो गई तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। तो ये ऐसी लाइन जब भी आपको दिखे पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट, तो समझ लेना वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म कैसा दिखेगा सर? एक बार दिखा दो तो मजा ही आ जाए। मैंने कहा बेटा दिखा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ना है ना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखेगा? वैसे तो इसके अलावा जैसी भी आप लाइन बनाओगे वो नॉन यूनिफॉर्म ही दिखेगा, ठीक है, बट ठीक है, फिर भी एक बार आपको नजर डलवा देते हैं थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है ना, कि कैसा कैसा दिख सकता है। ठीक, अच्छा देखो जरा ध्यान से, जो लाइन ड्रॉ की थी ना उनके अलावा कैसी भी लाइन ड्रॉ करोगे नॉन यूनिफॉर्म होगा। देखो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, इस तरह की। अब देखो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है। तो इस स्पेस के इस पार्ट में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है। जब डिस्टेंस सेम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाता है। जब डिस्टेंस सेम होती है क्योंकि डेंसिटी इक्वल हो गई है ना, क्लोजनेस जब सेम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन अलग है, राइट, सही बात है। ऐसी लाइंस अगर आपको दिखेंगी डाइवर्जिंग या कॉन्वर्जिंग, ठीक है, ऐसी लाइंस अगर आपको दिखेंगी, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड भी अलग है, यहाँ का पास पास है, यहाँ दूर दूर, और डायरेक्शन भी अलग है या नहीं है? अरे है या नहीं है? यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है, राइट। और मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को एक और डायग्राम, चलो दो डायग्राम और बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, पैरेलल तो हैं लेकिन इक्वी डिस्टेंस नहीं है, पैरेलल तो हैं
लेकिन इक्विडिस्टेंस नहीं है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पास पास है तो यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यहाँ दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, तो ये जब पैरेलल लाइन हो बट इक्विडिस्टेंट ना हो तो भी बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पे भी यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब है हर पॉइंट पे कांस्टेंट होना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। तीनों एग्जांपल ले ली। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है और यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, यहाँ पे दोनों अलग है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है क्या? लिख भी सकते हो यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड सेम हर एक पॉइंट पे बट डायरेक्शन डिफरेंट है। अरे वेक्टर चेंज हो जाता है ना, डायरेक्शन एक भी चीज बदल दो, चाहे तो मैग्नीट्यूड बदल दो चाहे डायरेक्शन बदल दो, वेक्टर बदल जाएगा, है ना। यहाँ पे दोनों अलग है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। डिफरेंट पॉइंट्स लिख लेना बेटा, है ना। मैं तो हेल्प कर रहा हूं आप लोगों की, लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अभी खुद ही लिख ही रहा हूं। चलो यहां पे डायरेक्शन सेम है, सेम बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। अच्छा, तो ये भी हमें समझ में आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है। अच्छा, हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली? तीन ही पढ़ी हैं अभी, राइट, कि एक तो पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी, नेगेटिव पे अंदर घुसेंगी, सही बात है। दूसरी हमने क्या चीज़ पढ़ी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उन पर टेंजेंट डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यही पढ़ी थी। और क्लोजनेस जो है मैग्नीट्यूड को रिलेटिवली रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब वापस दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट डालते हो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट डालते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है आपको। ठीक है, बस यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन, अब ये पूछा जाता है बेटा आप लोगों से फाइनल एग्जाम में, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा जरा ऐसा क्यों? सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने काट दिया, हमने लिखा कि काट नहीं सकती, चलो हम उल्टा प्रूफ कर लेते हैं। हमने बोला चलो काट दिया, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसे जा रही है, ठीक है, एक ऐसे जा रही है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्होंने काट दिया एक दूसरे को। ठीक है, अच्छा, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे बेटा दो टेंजेंट खींची जा सकती है ना। एक ऐसे खींची जा सकती है और एक ऐसे खींची जा सकती है। दो टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पे, हो गई ना। यानी कि इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। लेकिन स्पेस में एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि हमने बोला ना आपको कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे फोर्स लगता है QE, लगता है नहीं लगता? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, इसकी बात और आगे करूंगा मैं, अभी बस इसे रिलेट कर रहा हूं। अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रख दिया तो उस पर फोर्स लगेगा QE, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, देख लो, क्योंकि दोनों सेम ही वेक्टर हैं। ठीक है, अच्छा, यानी कि अगर मैं यहां पे एक चार्ज रख दूं तो वो चार्ज इधर भी जाना चाहिए, इधर भी जाना चाहिए, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब एक आदमी एक टाइम पे एक ही जगह जा सकता है, या तो वो इधर जाएगा या वो इधर जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल अगर मैं यहां पॉजिटिव चार्ज रखूं, या तो वो उधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, और ये दो लाइन कह रहे हैं कि दोनों जगह ही जाएगा। तो एक आदमी दो जगह थोड़ी ना एक साथ चला जा सकता है यार, नष्ट हो जाएंगी चीजें अगर होने लग गया तो।
मैं यहां भी पढ़ा रहा हूं और फिर समझ लो बस, बहुत 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 दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक ठीक है, खैर वो अलग बात है। किसी भी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि वहां पे अगर चार्ज रखूंगा तो दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो बेसिकली चार्ज इधर भी जाना चाहिए, इधर भी जाना चाहिए। लेकिन एक पार्टिकल एक टाइम पे एक ही जगह जा सकता है ना, बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स से, ये तो सबको पता है ये बात। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, एक पॉइंट पे दो जगह नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी बात करो? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेम पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है? इसलिए नहीं करती। पूछा जाता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे कट ईच अदर at a point या at any point, then there will be two direction of electric field at a point which is impossible. इम्पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन होना एक पॉइंट पे, इम्पॉसिबल है भाई। बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, सारे चार्ज के कारण एक पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उन सब का रिजल्टेंट होगी, तो उसकी डायरेक्शन अल्टीमेटली एक ही आएगी। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर दो चार्ज रख दिए मैंने इधर इधर, बीच में पूछ रहा हूं इसके कारण इधर इसके कारण इधर, हो गई दो डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं मैं, पर्टिकुलर किसी चार्ज के कारण नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट डालते हैं ना हम, ये उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है हमें। ये किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी दूसरे की उधर होगी। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन द स्पेस। ये उस पॉइंट पे, स्पेस के उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? ठीक है, अच्छा, तो ये भी प्रॉपर्टी अच्छी है भाई। और क्या प्रॉपर्टी है? और एक और प्रॉपर्टी है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। लाइनर नहीं यार, लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती हैं। अब यह भी पूछा जाता है बच्चों से पेपर में कि व्हाई डज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट मेक अ क्लोज लूप? क्यों नहीं बनाती क्लोज लूप? चलो हम फिर से उल्टा प्रूव कर लेते हैं। मान लिया बनाती है, मान लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसने ऐसा एक क्लोज लूप बना रखा है, ठीक है, इस तरह का। सुनो ध्यान से, चलो ऐसे मान लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इसने एक ऐसा क्लोज लूप बना रखा है, ऐसे निकली बाहर और ऐसे वापस उसी पॉइंट पर अंदर घुस रही, तो क्लोज लूप हो गया, है ना? यही है ना, यही बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या गड़बड़ी है, सुनो ध्यान से। हमने आपको सिखाया अभी अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई, ठीक है। अब इसको टर्मिनेट होने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए। कहां टर्मिनेट होती है? नेगेटिव चार्ज पे या इंफिनिटी पे। अगर कहीं नहीं दिखाया हुआ है नेगेटिव चार्ज तो समझ लो इंफिनिटी। ये भी लाइन याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव एंड इंफिनिटी से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव एंड इंफिनिटी पे टर्मिनेट होती है। मतलब अगर ओरिजिनेशन के लिए कोई चार्ज नहीं दिखाया हुआ तो समझ लो इंफिनिटी से ओरिजिनेट हुई है, और टर्मिनेशन के लिए कोई चार्ज नहीं दिखाया तो समझ लो इंफिनिटी पे जाके अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब एक्चुअल में वहां भी कोई नेगेटिव चार्ज ही होगा तभी टर्मिनेट होगी। बस कॉन्सेप्ट है बोलने का, इंफिनिटी, ठीक है। खैर वापस आते हैं। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गई बाहर। अब इसको टर्मिनेट होने के लिए चाहिए नेगेटिव चार्ज। अगर ये क्लोज लूप बनाएगी तो इसे वापस आना पड़ेगा इसी पॉजिटिव चार्ज पे। अगर ये क्लोज लूप बना लेगी तो वापस आना पड़ेगा इसी पॉजिटिव चार्ज पे। और पॉजिटिव चार्ज में अंदर नहीं घुस सकती, बस ये हमें पता है। पॉजिटिव चार्ज से सिर्फ बाहर निकल सकती है, अंदर नहीं घुस सकती। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों नहीं बना रही है?
उसका रीजन है, क्या रीजन है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी, अब उसको क्लोज लूप बनाना तो वापस पॉजिटिव में घुसना है, पॉजिटिव में घुस नहीं सकती भाई, नहीं तो पहला लॉ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही वायलेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही वायलेट हो जाएगी। अब डेफिनेशन तो हम वायलेट करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं बनाती है कि पॉजिटिव से अगर बाहर निकल गई तो लूप बनाने के लिए वापस पॉजिटिव में घुसना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव में घुस नहीं सकती है, घुसेगी हमेशा नेगेटिव में, इसलिए कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, इसलिए कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ठीक है, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी, इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। अब ये बात आपको कब समझ में आएगी? जब मैं कंडक्टर पढ़ा दूंगा, है ना। तो अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की आपको सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव में अंदर घुसती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है और क्लोज लूप नहीं बनाती है। बस बेसिकली 4 ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है एकदम, बिल्कुल सिंपल। चलो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के कारण मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दी थी ना भाई। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने डायग्राम बना के दिखा दी थी, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, दोनों का एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बना लो बेटा, मतलब आप भी एक बार हेडिंग डाल लो, मैं डाल नहीं रहा हूं, आप लोग डाल लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण होती हैं, ये गई बाहर की तरफ और ये गई बाहर की तरफ और ये गई बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। क्या होती है बेटे? रेडियली आउटवर्ड। अभी एक अच्छी चीज बताऊंगा, ठीक है, अभी एक अच्छी चीज बताऊंगा कि सर अच्छी तो बता रहे हो, तब से बुरी चीज कौन सी बताई आपने? हाँ ठीक है, वो भी बात। और इसके कारण जो होती है वो अंदर की तरफ होंगी, रेडियली इनवर्ड। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, है ना। ऐसे डायग्राम बना के पूछा जाता है विच ऑफ देम इज करेक्ट, ऐसे नेगेटिव में से बाहर निकलती हुई दिखा देगा, है ना, पॉजिटिव में अंदर घुसती हुई दिखा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव में अंदर घुसती है, पॉजिटिव में से बाहर निकलती है, बस ये साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, नेगेटिव में अंदर घुसेगी, पॉजिटिव में बाहर निकलेगी। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, अच्छा सुनो ध्यान से, बता दूं पक्का? चलो, मान लो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q, मान लेते हैं। ठीक है, अब इन लाइंस पे R दूरी चले जाओ, इधर भी R चले जाओ, एक पॉइंट आएगा। ठीक है, इधर भी R चले जाओ, 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 हर एक डायरेक्शन में ये पॉइंट रखा है यहाँ पे। इधर भी R गए आप, ऊपर भी R गए आप, नीचे भी R गए आप, आगे भी R गए आप, पीछे भी R गए आप, दाएं भी R गए आप, बाएं भी R गए, हर एक डायरेक्शन में आपने क्या किया? R दूरी पे चला गया। ठीक है, अब हर एक पॉइंट पे जहां पे मैं गया हूं R दूरी पे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय R स्क्वायर, 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 KQ बाय R स्क्वायर रहेगा। तो यानी कि अगर मैं किसी पॉइंट से चारों डायरेक्शन में, मतलब दाएं भी बाएं भी, आगे भी पीछे भी और ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 डायमेंशन हो गई, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, इक्वल डिस्टेंस पे चला जाऊं और उन डिस्टेंसेस पे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कवर करने वाला एक सरफेस बना लूं, तो वो सरफेस बनेगा स्फीयर। बनेगा या नहीं बनेगा? सोच के देखो। मतलब अगर मैं इनफाइनाइट पॉइंट ले लूं, एक मतलब ऐसा मानो कि एक सेंटर है, ठीक है, स्फीयर का, तो स्फीयर के सेंटर से, स्फीयर के, खोखले स्फीयर की बात कर रहा हूं, हॉलो स्फीयर की, स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के हर एक पॉइंट की दूरी R रहती है। ठीक है, रहती है या नहीं रहती? अरे रहती है या नहीं रहती? अरे रहती है या नहीं रहती? बिल्कुल रहती है। तो स्फीयर के सेंटर से हर एक पॉइंट की दूरी R रहती है। अब मानो कि आपने स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रख दिया स्मॉल q, कितना चार्ज रख दिया? स्मॉल q। तो इस q के कारण स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, यानी कि एक पॉइंट चार्ज, उस चार्ज को अगर हम स्फीयर के सेंटर पे रखें तो स्फीयर एक ऐसी सरफेस बन जाता है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। बन जाता है नहीं बन जाता है या नहीं? अरे सोच के देखो, है नहीं? खैर इसकी बात आगे करेंगे और इन सरफेसेस को कुछ नाम भी देंगे, मैंने बस बताया इक्वल डायग्राम, आपको करेक्ट डायग्राम दिखाने के लिए। ठीक है ना, क्लियर है? नोट वोट कर लो इसको फटाफट फटाफट, नोट वोट कर लो। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, इतनी प्रॉपर्टीज बहुत है। अब हमको ना इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगता है और बिहेवियर क्या रहता है, उसकी मोशन क्या रहती है, ये समझना है। ठीक है, तो फोर्स ऑन अ चार्ज्ड
पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। प्रॉपर जो कहानी है ना वो मतलब एक्चुअल में बेसिक अगर आपके समझ में आ गया ना तो फिर आप कोई भी सवाल कर दोगे, चाहे वो जेई का हो चाहे नीट का हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। सुनो ध्यान से। मान लो बेटा स्पेस में मैंने कहा आप लोगों से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा इक्वी डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा है, प्रॉपर तो नहीं है। मैं थोड़ी सी लाइंस और सीधी बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। लाइंस मेरे से बनती नहीं है सीधी, तो ऐसे गुस्सा नहीं होना है कि सर ये तो टेढ़ी लाइन बना रहे हो अपन और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म बोल रहे हो। मकसद वो नहीं है, मकसद ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कांस्टेंट है। अरे ये कांस्टेंट है या नहीं है ना, सही बात है। डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और इक्वी डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज जिसका नाम है Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर की तरफ, ठीक है। तो बेटा जो फोर्स होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है QE और इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है Q, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा QE, लग जाएगा। अगर मैंने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा यूनिफॉर्म में, तो उसके ऊपर यूनिफॉर्म फोर्स लग जाएगा QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सेम बात नेगेटिव पार्टिकल के लिए करूं, किसके लिए करूं, नेगेटिव पार्टिकल के लिए। मान लो मैंने नेगेटिव Q पार्टिकल रख दिया, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ, QE। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, यहां पे चार्ज अगर पॉजिटिव रहेगा तो F की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर यहां पे चार्ज नेगेटिव रहेगा तो मैं नेगेटिव लिखूंगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो फोर्स जो है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू कर लेना, एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ E ऑन पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ E इन ऑन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। बहुत सिंपल बातें हैं, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ा रहा हूं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव पे इधर लगेगा, बस सिंपल, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा मोशन को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की कैसी होगी, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो यूनिफॉर्म में पढ़ा देते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म में पढ़ा देंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है उसकी मोशन कैसी हो सकती है। आप सभी को शायद आइडिया भी लग गया होगा ना, एक समझदार बच्चे को तो लग जाता है कि मास्टर जी पता तो चल गया कैसी हो सकती है, ठीक है। फोर्स पता होना चाहिए, बस मोशन तो प्रेडिक्ट करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। हम सब 11वीं में कर ही चुके हैं, फोर्स पढ़ चुके हैं, मोशन को पढ़ चुके हैं। पूरी मोशन तो 11th में ही पढ़ी थी, अब तो बस उसका यूज होगा। कैसे ऐसे, देखो। चलो मान लो मैं पहले यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं। वही बेटा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं, है ना, यूनिफॉर्म, तो आपको ऐसे घबराना नहीं, ठीक है। कि सर ये क्या बना दिया है, सब कुछ सिखा के ही बना रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि पहले ये बताया नहीं कि क्यों ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज रखा, मान लो पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक है, क्लियर है। अब ये रेस्ट पे है, अब ये चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैं मान लेता हूं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में।
तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है इधर की तरफ QE, ठीक है। क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे QE, ठीक है। तो फोर्स कितना लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे? Q इंटू E, ठीक है। मैं ये मान लेता हूं कि जो चार्ज पार्टिकल है इसका मास भी होगा कुछ ना कुछ, मास m मान लेता हूं, ठीक है। और ग्रेविटी यहां पे एब्सेंट है, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, यहां ग्रेविटी एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है यहां पे? क्या एब्सेंट है यहां पे? ग्रेविटी एब्सेंट है, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, पहले बता रहा हूं, बाद में रोना नहीं है। ग्रेविटी यहां नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, वहां बात कर रहा हूं मैं। कैसा स्पेस है? कैसा स्पेस है? बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुम ही फिर बाद में आके बोलोगे सर यहां पे mg क्यों नहीं लग रहा है। अरे क्योंकि मैंने मान लिया ग्रेविटी है ही नहीं। पहली बात तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। उसका भी रीजन है कि आप ग्रेविटी को इलेक्ट्रिक फोर्स की कंपैरिजन में छोड़ सकते हो, और सवाल में लिखा आ रहा है कि ग्रेविटी को इग्नोर करो, तो कर दो ना भाई, क्या दिक्कत है, कर दो, कर दिया। तो ग्रेविटी को हमने इग्नोर किया। अच्छा, फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे तो क्या उसके पास एक्सेलरेशन होगा? भाई 11वीं में तो ये सिखाया गया था कि एक्सेलरेशन जो होता है पार्टिकल का वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। फोर्स लग रहा है QE और मास है बेटा m, तो हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन पार्टिकल का। अच्छा, क्या चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो कांस्टेंट है? चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है सर। मास कांस्टेंट है, सही है सर, मास कांस्टेंट ही है ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? बिल्कुल। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हो गई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा हमारा चार्ज, और कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में हम न्यूटन की 3 इक्वेशन जो 11वीं में सिखाई थी वो लगा सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट? अरे भाई फोर्स इधर है तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो ना तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन की भी नहीं होगी, और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन का। तो दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये क्या करेगा? कांस्टेंटली एक्सेलरेट करेगा और आगे बढ़ता रहेगा बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। कांस्टेंटली एक्सेलरेट करेगा और आगे बढ़ता रहेगा बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बात तो सर ठीक है, समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होता है तो आप तीनों चीजें निकाल सकते हो। आपने पता ही है कि v अगर आपको निकालना है तो आप u प्लस AT से निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकाल सकते हो, और अगर आपको v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2ax से निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब न्यूटन की तीनों इक्वेशन यहाँ पे वैलिड है। अगर किसी टाइम पे आपको वेलोसिटी पूछी जाए कितनी है इस पार्टिकल की, तो एक्सेलरेशन लिख दो। इनिशियल वेलोसिटी अगर बता रखी, मान लो रेस्ट पे इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, a की वैल्यू रखो इंटू t कर दो, किसी भी टाइम पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। किसी भी टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा पार्टिकल का वो मिल जाएगा, और किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी वो मिल जाएगी। तो नहीं है कोई बड़ी बात? बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं है क्या बड़ी बात? अरे है क्या, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी क्या होगी वो मिल रही है, किसी टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट है वो मिल रहा है, और किसी टाइम पे क्या वेलोसिटी वो मिल रही है। तो ये तो काइंड ऑफ न्यूटन की जो 3 इक्वेशन थी जो हम भर भर के पढ़े हैं 11वीं क्लास में, जिसपे हमने शायद 200 से 300 एग्जाम्पल भी किए होंगे, उस सारी की सारी चीजें एक ही बात में क्लियर हो गई हमारे, ठीक है। क्लियर है? इज इट ओके? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? सुनो जरा ध्यान से, मतलब इसके ऊपर अपन सवाल करेंगे भी, डोंट वरी, है ना। स्पेशल लेक्चर लेंगे जिनमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ये यूनिफॉर्म तो है, लेकिन बस इसकी डायरेक्शन बदल दी है मैंने। पहले तो ऐसे था, अभी ऐसे है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा इंटेंसिटी हम मान लेते हैं E है, ठीक है। कितनी है? E है। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है जिसका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसका चार्ज है Q, मास है M, ठीक है। इसको मैंने ऐसे U वेलोसिटी दे दी इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में, U वेलोसिटी ऐसे दी है मैंने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब बताओ इसका पाथ कैसा होगा? क्या बताना हमें? इसका पाथ कैसा होगा? कैसा होगा अभी बता देते हैं। देखो, सबसे पहले फोर्स लिखा हमने, फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे QE, कहां की तरफ? नीचे की तरफ।
तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी मास का भाग दे दो, अरे मास का भाग दे दो, कहां की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। अच्छा, आपने कभी ऐसी मोशन सुनी है या पढ़ी है जिसमें पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा है? हमेशा एक्सेलरेशन लग रहा है। 11वीं वापस से याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल, सब क्या थे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर होने वाले मोशन थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। बात तो सही है। तो सोच के देखो कि एक्सेलरेशन पहले जी था नीचे की तरफ और वो कांस्टेंट था, और मैं जब किसी पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में फेंकता था तो उसका पाथ ये होता था या नहीं होता था? प्रोजेक्टाइल ही तो होता था। अरे आप किसी छत पे खड़े हो जाओ और आप किसी बॉल को ऐसे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दो तो वो जाके बॉल ऐसे ही तो गिरने वाली है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है उस पर, विच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, एमजी वेट लग रहा है नीचे की तरफ, उसकी वजह से एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। अब ग्रेविटी को भूल जाओ और ग्रेविटी के फोर्स को सेम रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, वही तो काम हो रहा है। बस वहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता था, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन QE/m है। खत्म, सारी चीजें सेम। इसकी रेंज निकालो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, इसकी हाइट, सब कुछ निकाल सकते हो भाई, किसी भी टाइम पे कुछ भी निकाल सकते हो। एक अच्छा बच्चा अब इसे रिलेट कर सकता है अपनी 11वीं क्लास के मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल से। तो बेटा इसका पाथ कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैसा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ठीक है, और पार्टिकल को आप फेंक रहे हो किधर भी, थीटा एंगल पे मान लो, ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, कहीं भी फेंक रहे हो, उसका पाथ हमेशा प्रोजेक्टाइल होगा। क्योंकि पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था कांस्टेंट नीचे, अब उसको बार बार आप किसी भी चीज से रिप्लेस करोगे तो बेसिकली कहानी तो वही रहेगी, फिजिक्स तो चेंज नहीं हो जाएगी। हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। इसका पाथ क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। कुछ भी निकाल सकता हूं मैं, वही तीन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगेन न्यूटन की तीनों इक्वेशन वैलिड है, अगेन न्यूटन की तीनों इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग सवाल भी करेंगे। बस एक छोटा सा हिंट था आप सभी लोगों को देने के लिए, आइडिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सिखाया। तो बेसिकली आज हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं और थोड़ा सा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ा है, खैर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम डाइपोल वगैरह की चर्चा करेंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक प्रॉपर लेक्चर भी मैं लूँगा, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में वही पढ़ा दूँ आपको, चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उसके जेई मेन और एडवांस लेवल के कुछ सवाल करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि बेटर क्लैरिटी आप लोगों को रहे उसकी। ठीक है, देन विल मूव ऑन टू द डाइपोल एंड अदर थिंग्स। ठीक, अगर आप डाउटनेट लर्न एंड फन के किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डाउटनेट ऐप पे बेटा हमारे जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें प्रॉपर कोर्स आपका करवाया जाएगा, बेस्ट टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्लास की स्लाइड्स अलॉन्ग विद द लेक्चर्स, है ना, एंड आपकी जूम सेमिनार वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ उस पर्टिकुलर बैच में मिलेंगी। तो आप अगर हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हो तो नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।